उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं चंद्रिका जोशी। आज है रविवार, शाम का समय है और बस अब से आधे घंटे के सफर में हम आपको अपने साथ लिए चलेंगे पूर्वोत्तर राज्यों की ओर। ऐसा पूर्वोत्तर जो सुंदर है, अप्रतिम है, प्रकृति और लोगों के बीच आपसी प्यार और सद्भाव की जहां शक्ति है, ऐसा पूर्वोत्तर जिस पर देश गर्व करता है और जहां लोग मिलजुल कर सद्भाव से जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, जहां की विविध भाषाएं और बोलियां अलग होते हुए भी सबको देश प्रेम के एक सूत्र में बांधे रखती हैं। ऐसा पूर्वोत्तर जो विकास के नए कीर्तिमान बना रहा हो। तो आइए चलें पूर्वोत्तर की ओर। आज के संस्करण में हम आपके लिए लेकर आए हैं असम के डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा, पूर्वोत्तर के विकास के बिना देश का विकास अधूरा। मणिपुर के लिए अपने संबोधन में कहा, दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ, जो पूर्वोत्तर में है वो कहीं नहीं। पूर्वोत्तर में अपार विविधता, संस्कृति और कला है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों ने पिछले रविवार को प्रसारित मन की बात के एपिसोड को व्यापक रूप से सुना। नागालैंड को 2 FM ट्रांसमीटर मिले। हाल ही में हुए एक अध्ययन में मिजोरम के लोगों को देश के सबसे खुश मिजाज और प्रसन्न लोग कहा गया। और जानेंगे कि शाम को जो चाय का प्याला आपके सामने रखा है, उसके बारे में क्या कुछ हम जानते हैं। सबसे पहले बात करें असम की, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि पूर्वोत्तर के विकास के बिना देश का विकास अधूरा रहेगा। असम में डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि पूर्वोत्तर के 8 राज्य वास्तव में देश की अष्टलक्ष्मी हैं और उनका विकास देश के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने असम के महानायक लचित बोरफुकन और भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जैसी विभूतियों को याद किया। श्री धनखड़ ने भाषा के संरक्षण में डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय की सराहना की। उन्होंने डिब्रूगढ़ की वनस्पतियों और जीवों तथा सुंदरता की भी प्रशंसा की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थी, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण है। Friends, coming back to the occasion, convocation is a turning point, a milestone in the lives of students, their teachers, their parents. It is a fruit hard-earned credentials and that to the wider outer world. This is a turning point. From here, from being a student of this great university, you will get the status of alumni. You have to play a very significant role to bring about societal change. उपराष्ट्रपति ने असम सरकार के विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की। दीक्षांत समारोह में अन्य लोगों के साथ ही असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली भी शामिल हुए। I will appeal to all of you. Look around. You will have an idea. When you get an idea, try to be a job creator, not a job seeker. If you will look around, because of technological development, you will find number of areas where you can show your talent, improve the lives of the people, and that is one aspect which you must bear in mind. Money is no problem if you have an idea in your mind. उपराष्ट्रपति ने मणिपुर में धन मंजूरी विश्वविद्यालय के लिए अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मणिपुर की जनसंख्या कम हो लेकिन राज्य समृद्ध है और राज्य की समृद्धि उसकी संस्कृति में भी झलकती है। पूर्वोत्तर बहुत तेजी से बदल रहा है। खेल के क्षेत्र में अपनी युवा शक्ति के कारण पूर्वोत्तर ने उल्लेखनीय प्रभाव डाला है। और अब बात करते हैं मणिपुर की। पिछले रविवार को प्रसारित हुए प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें एपिसोड ने बड़ी सफलता दर्ज की। प्रधानमंत्री ने कुछ चुनिंदा लोगों से टेलीफोन पर बात की जिन्होंने कई तरह से भारत को गौरवान्वित किया है। मणिपुर की टोंग ब्राम विजय शांति ने भी प्रधानमंत्री से अपने नवोन्मेष के बारे में बातचीत की। युवा इनोवेटर टोंग ब्राम विजय शांति
27 सितंबर 2020 को प्रसारित मन की बात के अपने 59वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने इन्हें देश से परिचित कराया था। उस एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने कमल के तने से धागा बनाने के लिए तोंगब्रम विजयशांति की प्रशंसा की थी और कमल के सूत के वस्त्र को बाजार में बेचे जाने की भी प्रशंसा की। पिछले रविवार को प्रसारित मन की बात के 100वें एपिसोड में एक बार फिर प्रधानमंत्री ने तोंगब्रम विजयशांति से बात की और उनके क्षेत्र में नई प्रगति के बारे में जानकारी ली। तोंगब्रम विजयशांति के उत्पादों की मांग अमेरिका से भी की जाती है। श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें प्रोत्साहित किया और उनके काम को लोकल फॉर ग्लोबल बताया। नमस्ते विजय शांति जी, हाउ आर यू? Sir, I am fine. And how is your work going on? Sir, still working along with 30 women. In such a short period, you have reached 30% team. Yes, sir. This year also more expand with 100 women in my area. So your target is 100 women. Yeah, 100 women. And now people are familiar with this lotus stem fiber? Yes, sir. From Man Ki Baat program, everyone know all over India. So now it's very popular. Yes, sir. So now you got the market also. Yes, sir. I have got a market from USA also. They want to buy in bulk. So now you are exporter. Yes, sir. From this year, I export our product made in India, lotus fiber. So when I say vocal for local and now local for global. Yes, sir. I want to reach my product all over the globe. So congratulations. मणिपुर के युवा तोंगब्रम विजयशांति ने रविवार को राजभवन इम्फाल में मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके के साथ मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सुना। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए विजयशांति ने प्रधानमंत्री की बहुमूल्य सलाह के लिए उनका आभार व्यक्त किया। Our Prime Minister, Honorable Narendra Modi, mentioned and appreciated in his Man Ki Baat 69 episode that people knows about the lotus fiber and they want to buy from our state Manipur. तोंगब्रम विजयशांति मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के थंगा तोंगब्रम लेकाई से हैं। वनस्पति विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने संजिंग संथल बल के नाम से एक उद्यम स्थापित किया और कमल के तने से धागा बनाने का काम शुरू किया। फिलहाल उनके साथ करीब 30 महिलाएं काम कर रही हैं। Currently, around 30 women are working with her. JJ Thoksom, AIR News, Imphal. और अब बात सिक्किम की। रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी का सिक्किम के राजभवन में सीधा प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिक्किम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य शामिल हुए। गंगटोक राजभवन में आयोजित प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम की 100वीं श्रृंखला का विशेष स्क्रीनिंग कार्यक्रम हुआ और इसके बाद उपस्थित नागरिक समाज के प्रतिष्ठित लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने कहा कि मन की बात का मुख्य उद्देश्य जनता के बीच सीधे संवाद के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर अपने विचारों को साझा करना और उनकी समस्याओं का समाधान निकालना है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रभावी तरीके से लोगों के मध्य पहुंचने के 2014 में आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात से लोगों को संबोधित करना शुरू किया। 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के शुभ अवसर पर शुरू किया गया कार्यक्रम के 9 साल हो गए और कार्यक्रम को निरंतरता प्रदान करते हुए हम 100 एपिसोड के प्रत्यक्षदर्शी बने हैं, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम के माध्यम से हर तबके के लोगों से जुड़े हुए, हर क्षेत्र को छुआ, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, चिकित्सा आदि ऐसे शायद कोई ही अनछुए प्रसंग या विषय हो जिसका जिक्र माननीय जी ने न किया हो। जैसा कि मुझे ज्ञात है कि मन की बात में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिक्किम सहित उत्तर पूर्व की जीवंत संस्कृति और भाषिक विविधता को जश्न के रूप में मनाने की प्राथमिकता दी है, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिक्किम के 12,000 फीट ऊंचाई में पर्यावरण संरक्षण से सांगपे शेरपा की अधिक काम की प्रशंसा की। अन्य एक एपिसोड में 2 उद्यमियों अनुराग अग्रवाल व सिद्धि करनानी की स्टोरी को साझा किया, जो उत्तर पूर्वी भारत में कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप कर रहे। इस कड़ी में माननीय पीएम ने
सिक्किम के डॉक्टर मदन मणि ढकाल से हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में टेली कंसल्टेशन उपलब्धि की भी सराहना की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ मिलकर संवाद करते हैं। मन की बात के कार्यक्रम में एक ऐसे मंच जिससे हम लोगों की समस्याओं, उनके विचारों को समझने की, उनको समाधान निकालने की क्षमता प्रदान करता है। समारोह में राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों से अंतर्क्रिया की। कार्यक्रम में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता श्रीमती संध्या गुरुङ, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती द्रौपदी घिमिरे, पद्मश्री पुरस्कार विजेता जीएस लामा और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता लोमस ढुंगेल तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों ने भाग लिया। गांतोक से उषा शर्मा के साथ मैं डिलीराम दुलाल। आइए अब चले अरुणाचल प्रदेश। 4G मोबाइल कनेक्टिविटी अरुणाचल प्रदेश के आंतरिक और सुदूरवर्ती इलाकों में जीवन पर बेहतरीन प्रभाव दिखा रही है। अरुणाचल प्रदेश में मोबाइल टावर कनेक्टिविटी ने राज्य के दूर दराज में संचार और कनेक्टिविटी के तरीके को आश्चर्यजनक रूप से बदल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के दूरदराज के जोरसिंग गांव का उन्होंने नाम लिया, जहां 4G मोबाइल टावर का उद्घाटन किया गया था और इससे ग्रामीणों को बहुत लाभ हुआ। ये कहा गया था कि 4G के रूप में ये एक नया सूर्योदय है। अरुणाचल और पूर्वोत्तर के सुदूरवर्ती इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी ने एक तरह से मानो नया सवेरा ला दिया है। रविवार को राजभवन ईटानगर में मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल होने आई गांव की एक युवती मीटी मोयोंग ने अपने गांव में हाई स्पीड 4G मोबाइल टावर लगाने का अनुभव साझा किया और कहा कि आज बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण उनके संचार और शिक्षा का तरीका बदल रहा है। सबसे पहले तो हम ये मोदी जी को जो हमारा गांव में 4G टावर जो लगाया है उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया देना चाहूंगा, क्योंकि जब 4G लगाया था उससे पहले जो है हमारा जो कन्वर्सेशन जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था, लेकिन जो टावर लगा है उसका वजह से जो है कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आया है। हम लोग जो है आजकल अपना जो फैमिली मेंबर्स से या रिलेटिव से बहुत इजीली जो है कनेक्ट हो सकता है। उसके लिए हम बहुत बहुत ज्यादा थैंक्सफुल है मोदी जी को। देखिए आप देख सकते हैं कुछ साल पहले जो है कोरोना का प्रॉब्लम हुआ, उसमें जो है क्लासेस सही ढंग से नहीं चल पा रहा था, तो 4G टावर लगने की वजह से 4G आने की वजह से जो है बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन का जो है लाभ उठाने को मिला। उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज के इलाकों को देश भर से जोड़ने के इस प्रयास को जारी रखते हुए पिछले महीने सरकार द्वारा 254 4G मोबाइल टावर समर्पित किए गए। In continuation of this effort to connect the unconnected part of the country and the remote areas of Arunachal Pradesh, 254 4G mobile towers were dedicated to the people by the government last month. This is Rakesh Dole, AIR News, Itanagar. आइए अब नागालैंड का रुख करें। प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल महीने के आखिर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। ये ट्रांसमीटर 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में लगाए गए हैं। आकाशवाणी की FM सेवा के इस विस्तार के साथ अतिरिक्त 2 करोड़ लोग अब वे सब इसके दायरे में आएंगे। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कवरेज का विस्तार होगा। देश में 91 100 वॉट ट्रांसमीटरों के साथ ही नागालैंड के मोन और तुएनसांग को 2 FM ट्रांसमीटर मिले हैं। मोन जिले से राज्यसभा सांसद एस फांगनोन कोन्याक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री फांगनोन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करते हुए मोन जिला अब सूचना प्रौद्योगिकी के मानचित्र में आ गया है और अब कोई भी इसके लाभ से वंचित नहीं रहेगा। Information is a very powerful tool. Without information, we cannot do anything because this is in this digital world. India, what it was earlier and what it is today is very different. Prior to 2014, the country that we were living in was different. India now, we have digital India. Technology is there. People have information at their fingertips. At that point of time, I congratulate All India Radio for the efforts they've put in
to inaugurate this station here in Mon. Because being a far-flung area and there is development deficit, so information is the key which will help in fulfilling the vision of our Honorable Prime Minister. मोन का एफएम ट्रांसमीटर 102 मेगाहर्ट्ज और तिएनसांग का 103 मेगाहर्ट्ज पर काम करेगा। The FM transmitters at Mont and Tunsang will be operating on frequency 102 MHz and 103 MHz respectively. This is Asunyo from AIR News, Kohima. मिजोरम नीले पहाड़ों, हरे भरे जंगलों और झरनों से समृद्ध है और भी कई कारणों से आकर्षक और बड़े हद सुखद है। इन्हीं में से एक कारण है यहाँ के लोग। जी हाँ, यहाँ के लोग भी। आइए चलकर देखते हैं मिजोरम। हाल ही में हुए एक शोध अध्ययन में मिजोरम के लोगों को देश के सबसे खुश मिजाज और प्रसन्न लोगों में जाना गया है। दिल्ली के पास ही गुरुग्राम के प्रबंधन विकास संस्थान के अध्ययन ने सुझाव दिया कि मिजोरम का प्रसन्नता सूचकांक 6 मापदंडों पर आधारित रहा, जैसे पारिवारिक संबंध, काम से संबंधित मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और परोपकार के कामों से होने वाली प्रसन्नता और कोविड-19 का प्रभाव भी इस अध्ययन में शामिल था। इस शोध में मिजोरम के छात्रों की सकारात्मक भावना पर भी प्रकाश डाला गया। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि मिजोरम के लोग हमेशा शांतिपूर्ण और मेहमान नवाज रहे हैं। हाल के इस शोध अध्ययन में कहा गया है कि मिजोरम के लोग देश के सभी राज्यों में से सबसे अधिक प्रसन्न रहने वाले लोग हैं। गुरुग्राम में प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा किए गए इस अध्ययन में मिजोरम को देश के सबसे खुशहाल बनाने वाले कई कारकों को साझा भी किया गया है। अध्ययन में विकास के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। इसमें कहा गया है कि मिजोरम 100% साक्षरता हासिल करने वाला देश का दूसरा राज्य है और इसने सबसे कठिन परिस्थितियों में भी छात्रों को विकास के अवसर प्रदान किए हैं। अध्ययन में कहा गया है कि मिजोरम की सामाजिक संरचना भी लोगों की खुशी में अपना योगदान करती है। मिजोरम विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र विभाग के एक शिक्षक ने बताया कि युवाओं को हर अच्छी सीख उनके माता-पिता और समुदाय के बुजुर्ग लोग देते हैं और ये भी बताते हैं कि युवा होते बच्चे सीखने के दौरान कमाई भी कर सकते हैं और इसमें वे संकोच महसूस न करें। ये देखा गया है कि लोग किसी भी काम को यहाँ छोटा नहीं मानते हैं और युवाओं को मिजोरम में आमतौर पर 16 या 17 साल के आसपास की आयु में रोजगार मिल ही जाता है। इस शोध अध्ययन में शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू भी देखा गया कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं है। शोध में बताया गया है कि स्कूल के शिक्षक नियमित रूप से छात्रों और उनके अभिभावकों से मिलते रहते हैं ताकि उनकी किसी भी समस्या का समाधान किया जा सके। हाँ, ये बात है कि छात्रों ने स्वीकार किया है कि उनके शिक्षक न सिर्फ शिक्षक हैं बल्कि वे उनके सबसे अच्छे दोस्त भी हैं और वे बिना किसी डर, बिना किसी शर्म या उनसे झिझके हुए उनके साथ कुछ भी साझा करने में सहज महसूस करते हैं। मिजोरम में टूटे हुए परिवारों की भी बड़ी संख्या है, लेकिन उन गरीब परिवारों को कमाई के आर्थिक तरीके की तलाश करने के लिए या भरण पोषण और पालन पोषण के लिए पड़ोसियों, रिश्तेदारों से मदद मिलती है। और कोविड के दौरान मिजोरम की जनता ने परोपकार और आपसी सहायता की, आपसी मदद की सबसे अनूठी मिसाल दिखाई है ताकि कोई भी खुद को असहाय महसूस न कर सके। विशेषज्ञों का कहना है कि ये सभी अच्छी प्रथाएं मिजोरम को सबसे खुशहाल राज्य बनाती हैं। Experts said all these good practices make Mizoram the happiest state. This is Irene from Aizawl. असम भारत के कुछ सबसे बड़े चाय बागानों का कहा जा सकता है कि घर है। तो आइए चलते हैं असम की ओर।
असम भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कहा जा सकता है। असम के लोग चाय महोत्सव मनाते हैं, जिसमें देश भर के चाय पारखी और चाय प्रेमी भाग लेते हैं। असम का जोरहाट जिला वो स्थान है जो अपने सुंदर हरे भरे चाय बागानों के लिए जाना जाता है। असम चाय उत्पादन का समूचा कार्य बहुत सी रोचक जानकारियों से, मजेदार गतिविधियों और निश्चित रूप से बहुत सारी मेहनत से भरा हुआ है। लोग अपनी कड़ी मेहनत को याद करते हुए चाय उत्सव मनाते हैं। असम की चाय अपने 200 वर्ष पूरा करने जा रही है। असम की चाय का इतिहास क्या है, ये कैसे फला फूला, आज यही सारी जानकारी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। असम से हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा ने असम चाय के 200 वर्ष विषय पर नॉर्थ ईस्टर्न टी एसोसिएशन के एडवाइजर विद्यानंदा बरकतोय से बातचीत की है। आइए सुनते हैं। आकाशवाणी के पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि असम टी, असम की चाय 200 साल पूरा करने जा रही है। तो पहले आप हमें इस जर्नी के बारे में, असम टी की यात्रा के बारे में बताइए। ये ऐसा हुआ कि 1823 में एक स्कॉटिश ट्रेडर रॉबर्ट ब्रूस नाम था उनका, उन्होंने यहाँ चाय का पौधा है क्या उससे थोड़ा सा देखने के लिए, ट्रेडिंग बिजनेस के लिए ढूंढ रहा था। उसी समय एक आसामीज आदमी से उनका मुलाकात हुआ। उनका नाम था मोनीराम दत्त बरुआ। और मोनीराम दत्त बरुआ को जब पूछा कि इस टाइप का पौधा आपने कहीं देखा है क्या, तो मोनीराम दत्त बरुआ ने बोला हाँ हमने जरूर देखा है। ये एक ट्राइबल एक्चुअली विलेज है, सिंगफो, उन लोग का सिंगफो विलेज बोल के एक है, उन लोग का ट्राइब है, सिंगफो ट्राइब। तो बोला कि हम लोग वहां में सिंगफो विलेज में इस टाइप का जो बोल रहे हैं उस टाइप का पौधा हमने देखा है। तो रॉबर्ट ब्रूस वहां गया, वहां जो सिंगफो चीफ है बेसागाम से मुलाकात किया और देखा कि वो लोग कितना सालों बरसों से वो लोग उसी पौधे से चाय पी रहा है, उन लोग को ही नहीं मालूम है। तो ये असम में 1823 में डिस्कवर किया गया कि ये हम लोग का जो असम चाय है इंडिजीनियस है, यहाँ जंगलों में होता ही था वो पौधा, और वो हम लोग का यहाँ एक्चुअली डिस्कवर किया गया। और तब से अभी 2023 में 200 साल हुआ, तो हम लोग के लिए बहुत ये गर्व का बात है। और ये जो असम में जो डिस्कवरी हुआ चाय, तो असम में पहले इंडिया में पहला चाय असम में जन्म हुआ था। तो ये असम का 200 साल माने पूरा इंडिया टी का ही 200 साल है। बाकी इंडिया का बाकी जगह में असम के बाद ही बाकी जगह में असम का पौधा ले जाके लगाया गया, तो इसीलिए ये इंडिया टी का ही 200 साल है। ये पिछले 200 साल में, जैसे कि आप एक यहाँ के टी एक्सपर्ट माने जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न टी एसोसिएशन से आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो इस समय में आपने क्या यहाँ पे उतार चढ़ाव देखा, क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आए असम के टी इंडस्ट्री में? जी, मेरा एक्चुअली हमें 5th जनरेशन हो चाय में, तो मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर लोग जो पहला उस समय 1823 में यहाँ तो ब्रिटिश लोग थे, और तो ब्रिटिश के बाद 25 इंडियंस ने उसके बाद मैंने लगाने लगा ये चाय का पौधा, और उसमें से मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर भी सर्बानंद बोल्टाकोटी भी थे। तो मेरा पूरा परिवार, हम लोग 5 जनरेशन से चाय में हूँ, तो हम लोग ने चाय में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखा है। बहुत अच्छे दिन भी देखा था जिस समय रशिया बहुत ज्यादा चाय हम लोग का खरीदता था, फिर बहुत खराब दिन भी देखा जब हम लोग का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे भी कम दाम हम लोग को मिलता था, तो प्राइस रियलाइजेशन हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम ही मिलता था, तो बहुत नुकसान भी हुआ। तो एक साइकिल में चलता है अप्स एंड डाउन्स इस इंडस्ट्री, बाकी इंडस्ट्री में भी वो है ही अप्स एंड डाउन्स, तो ये भी कोई ऐसा नहीं है कि चाय में अप्स एंड डाउन्स, तो बहुत अप्स एंड डाउन देखा है। तो बात आप जानते हैं कि पूरा दुनिया में पानी के बाद चाय ही आदमी पीते हैं, तो एक उसका एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। तो उतार चढ़ाव तो वो पार्ट ऑफ द बिजनेस है, तो उसके हम लोग बहुत नजदीक से दोनों चीज देखा है। जी,
और जैसे हम लोग सब जानते हैं कि असम के चाय उद्योग में सबसे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 50 लाख से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसके बारे में बताइए, ये इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है, इससे इतने लोग जुड़े हुए हैं, तो इसका इमोशनल अटैचमेंट क्या है आप लोग के साथ? 10 लाख लोग असम में हम लोग का वर्कर्स है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अनदर 10 लाख है, तो 20 लाख लोग इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। स्मॉल टी ग्रोअर्स है करीब 1.5 लाख, अगर एक स्मॉल टी ग्रोअर्स में 4 आदमी भी पकड़ेंगे तो 6 लाख डिपेंडेंट है। तो ये इंडस्ट्री के ऊपर लाखों लोगों का गुजारा चलता है। तो ये इंडस्ट्री सर्वाइव करना असम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि कितना लाखों लोग इस इंडस्ट्री के ऊपर उनका लाइवलीहुड चलता है। इसमें और एक खासियत ये है कि हम लोग का जितना वर्कफोर्स है उसमें से 50% ये फीमेल है, महिला है। मोस्टली हम लोग का जो वर्कर्स है उसमें से आधा वर्कर्स फीमेल है और इसीलिए और ये इंडस्ट्री हम लोग का टर्नओवर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखेंगे तो इंडियन रेलवेज के बाद ही हम लोग का यहाँ हम लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं। और इस इंडस्ट्री जिसमें जैसे आपने बताया लाखों लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इस इंडस्ट्री का लंबी समय से ये मांग है कि चाय को नेशनल ड्रिंक घोषित किया जाए, तो इस पे कहाँ तक बात आगे बढ़ी, अभी क्या स्थिति है? चाय को तो नेशनल ड्रिंक, ऐसे तो अनऑफिशियल नेशनल ड्रिंक है ही है। पूरा दुनिया में पानी के बाद चाय पिया जाता है पूरा दुनिया में, और भारत बहुत बड़ा एक कंट्री है। हम लोग का यहाँ बहुत ज्यादा चाय पीते हैं आदमी लोग। हम लोग को एवरी ईयर 1000 मिलियन किलो चाय अब इंडिया में पी जाते हैं। सबसे बड़ी बात है ये जो हम लोग का चाय पौधा है ना, ये असम में ओरिजिनेट हुआ है, कहीं बाहर से नहीं लाया गया है। तो इसीलिए ये बहुत हम लोग के लिए गर्व का बात है कि असम एक इंडिया का ही अपना चीज को ही हम लोग बोल रहे हैं कि इसको नेशनल ड्रिंक डिक्लेयर करिए, और ये गरीब हो या बहुत रिच आदमी हो, सब लोग इस चाय को पीते हैं। तो ये कोना कोना में घरों में ये इसको पिया जाता है। तो इसीलिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने भी ऑलरेडी रिकमेंड कर दिया है कि चाय को नेशनल ड्रिंक डिक्लेयर करना चाहिए। तो ये अभी लास्ट स्टेज में है, तो हम लोग को बहुत उम्मीद करके बैठा हुआ है कि अभी असम चाय का जो 200 साल पूरा हुआ है, तो हम लोग का जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, तो उनको हम लोग बहुत आशा कर रहा है कि हम लोग को बहुत जल्द नेशनल ड्रिंक घोषित करेंगे। और जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि देश विदेश से जितने भी लोग असम आते हैं घूमने के लिए, जाते समय असम का चाय एक टोकन की तरफ पे, सोवेनियर की तरफ में साथ में लेके ही जाते हैं। तो इसलिए असम की टूरिज्म सेक्टर भी चाय के साथ जुड़ी हुई है। जी, आपने अपना कीमती समय हम लोग को दिया और असम चाय के बारे में आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ बहुत सी अपने जानकारी साझा की। फिर से आपका धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे असम से हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा की ये बातचीत। विषय था असम चाय के 200 वर्ष, और बातचीत कर रहे थे नॉर्थ ईस्टर्न टी एसोसिएशन के एडवाइजर विद्यानंदा बरकतोई से। और चलने से पहले अब असम का एक सुंदर सा गीत भी हम आपको सुनवाते हैं। उरिया मुंडा तेलंगा माझी सौदल साउरा, उरिया मुंडा तेलंगा माझी सौदल साउरा, सोबनिले होई गेली हमरा बागानिया नोटुला सामिया, हरियाली जहाँ के बागान मोरे धनी कहाँ जाबो छारे आसाम, हरियाली जहाँ के बागान मोरे धनी कहाँ जाबो छारे आसाम। रविवार की शाम प्रसारित होने वाला पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम पूर्वोत्तर के राज्यों से रोचक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली जानकारियां आप तक लेकर आता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए निर्धारित समय अब समाप्ति की ओर है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। रविवार का इंतजार रहेगा। अब अनुमति दीजिए। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।